हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये 11वें यूनिट का 5वां वीडियो है। और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे अल्कोहल के रासायनिक गुण, या आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। और आपको पता है कि अल्कोहल का संकेत होता है ROH। तो बेटे आज हमें पढ़ने हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण, कि अल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं वे मुख्य रूप से कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं। उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अल्कोहल के रासायनिक अभिक्रियाओं में से अर्थात रासायनिक गुणों में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ने हैं अल्कोहल के रासायनिक गुण, कि अल्कोहल कौन कौन से रासायनिक गुण दिखाते हैं। ठीक है बेटे, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि अल्कोहल का सामान्य संकेत क्या होता है, ROH। अब यदि मैं यहां बात करूं इस बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। आपको पता है ये क्या है, एल्काइल ग्रुप R। R में जो सबसे सिंपल एल्काइल ग्रुप होता है वो होता है CH3। तो CH3 में ये वाला बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होगा, और ये वाला बॉन्ड आपको दिख ही रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच है। यदि मैं इन दोनों बॉन्ड्स के बारे में आपको बताऊं, तो बेटे ये दोनों बॉन्ड ही ध्रुवीय होते हैं। जैसे देखो जरा ध्यान से, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, यहां जुड़े हुए हैं कोई भी दूसरे ग्रुप, ये बॉन्ड मैंने छोड़ दिए खाली। तो यदि आप इस बॉन्ड के बारे में बात करोगे ना, ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को सरके हुए होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ को सरके हुए होंगे। जब ऑक्सीजन की तरफ को सरके में होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर होगा आंशिक ऋणावेश, और यहाँ कार्बन के ऊपर आ जाएगा आंशिक धन आवेश। और यहाँ क्या होता है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ को ही सरके हुए होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश है ही, और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है आंशिक धनावेश। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों ही बॉन्ड कैसे हैं, ध्रुवीय हैं। तो मैं कह सकता हूं दोनों ही बंध कैसे हैं, ध्रुवीय बंध हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये दोनों ध्रुवीय बंध हैं, चलो अच्छी बात है, पर इन ध्रुवीय बंधों में से ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा? तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। बेटे कुछ रिएक्शंस या कुछ अभिक्रियाएं तो ऐसी होती हैं जिनमें ये वाला बॉन्ड टूटता है और H पॉजिटिव निकल के भाग जाता है। उस समय हम कहते हैं कि अल्कोहल है एक अम्ल, क्योंकि अम्ल उसे कहते हैं जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता हो, छोड़ता हो, त्यागता हो, मुक्त करता हो। तो यदि ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन रिलीज होके जाएगा और अल्कोहल दिखाएगा अपना एसिडिक कैरेक्टर या अम्लीय लक्षण। और यदि ये वाला बॉन्ड टूट के जाएगा तो OH यहां से रिलीज होगा, और OH रिलीज होने के कारण दिखाएगा अल्कोहल अपना बेसिक कैरेक्टर। अब हमें सोचना है कि अल्कोहल कब अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है और कब दिखाता है बेसिक कैरेक्टर। देखो जरा ध्यान से, यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, हमें सबको पता है कि ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। और फिर यदि मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, RCHOH, मैं ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड मैंने यहां भी बनाए और यहां भी बनाए।
टर्सरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं, आर 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 सी ओ एच। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, टर्सरी अल्कोहल बनाया। तो यदि आप इन तीनों अल्कोहल के बारे में बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड होता है कमजोर, मैंने लिख दिया वीक बॉन्ड है। ये बॉन्ड कैसा है? वीक है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड वीक क्यों है? अभी मैंने जब आपको कल भौतिक गुण पढ़ाए थे तो भौतिक गुणों में स्पष्ट करा था कि यहाँ केवल एक एल्काइल ग्रुप है। एक एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, जिसके कारण क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट दिखाने के कारण क्या होगा कि यहाँ जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज घटेगा, जिसके कारण यहाँ जो आपका एल्कोक्साइड आयन बनेगा। कौन सा आयन? एल्कोक्साइड आयन। वो एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, स्थायित्व बढ़ेगा। देखियो जरा ध्यान से, मैं इस बात को अभी स्पष्ट करूंगा आपको। देखो यहाँ कितने हैं आपके पास? ये दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये भी तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। कैसा इफेक्ट दिखाएंगे? प्लस आई। और यहाँ तीन एल्काइल ग्रुप हैं, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। तो बेटे यहाँ आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसका तो ये वाला बॉन्ड कमजोर होता है, तो ये बॉन्ड टूटने के चांस ज्यादा होते हैं। और यदि आप टर्सरी अल्कोहल की बात करते हो तो ये वाला बॉन्ड होता है कमजोर बॉन्ड, लिख दिया मैंने वीक बॉन्ड। दोनों में से कौन कौन से बॉन्ड में से? इसमें से और इसमें से कमजोर ये वाला है, ये टूटेगा। टर्सरी अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड टूटता है और प्राइमरी अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड टूटता है। क्यों टूटता है इस बात को मैं स्पष्ट करूंगा। ठीक है बेटे, अब आपको एक चीज और सीखनी है। एक चीज ये सीखनी है कि अल्कोहल जो होता है ना, ये लिख दिया अल्कोहल। अल्कोहल की यदि कोई अम्लीय प्रकृति के बारे में आपसे पूछता है ना कि सिद्ध करो कि अल्कोहल एसिडिक होते हैं, तो आपको उन्हें एक बात बतानी है। यदि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के बारे में यदि कोई पूछता है तो आप सिर्फ उन्हें प्राइमरी अल्कोहल का एक एग्जाम्पल दोगे और कहोगे कि मान लो ये कोई अल्कोहल है ROH, तो ROH में ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसमें होगा विषम विदलन, यानी कि इलेक्ट्रॉन दोनों किसके पास रह जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। इससे हमारे पास एक तो बनेगा RO नेगेटिव आयन और एक बनेगा पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव। क्योंकि अल्कोहल ने H पॉजिटिव आयन रिलीज किया है, छोड़ा है, इसलिए मैं अल्कोहल को कहूंगा अल्कोहल क्या है? एसिड। ठीक है, ये है अल्कोहल और आपको अल्कोहल दिखा रहा है यहाँ अपना एसिडिक नेचर, क्योंकि वो रिलीज कर रहा है H पॉजिटिव आयन। जो भी H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है उसे ही हम एसिड कहते हैं। यहाँ जो RO नेगेटिव आयन बना है, इस आयन को आप कह सकते हो एल्कोक्साइड आयन। क्या कह सकते हो? एल्कोक्साइड आयन। तो आपको एक बात देखनी है कि एल्कोक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्थायी होगा, वो अल्कोहल जिससे बनने वाला एल्कोक्साइड आयन ज्यादा स्थायी होगा, वो अल्कोहल उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, अम्लीय प्रकृति दिखाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। चलो अच्छा देखो, यदि आपसे कोई पूछता है ना कि अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का क्रम बताओ क्या है? अम्लीय प्रकृति का क्रम। जो अल्कोहल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मिथाइल, इथाइल जितने भी हैं, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी का सीक्वेंस बताओ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो CH3OH होता है ना, ये सबसे ज्यादा अम्लीय लक्षण दिखाता है। इसके बाद दिखाते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ये लिख दिया मैंने प्राइमरी अल्कोहल। भाई CH3OH भी एक प्राइमरी अल्कोहल है, पर सबसे बेसिक, सबसे पहला, सबसे सरल अल्कोहल है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय यही होगा। क्यों होगा सबसे ज्यादा अम्लीय? इसलिए होगा क्योंकि जब आप CH3OH की बात करोगे, CH3OH की बात करोगे, तो यहाँ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला, और एक एल्काइल ग्रुप होने के कारण ये वाला बॉन्ड कमजोर होगा और यही टूटेगा। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप आप रखोगे, ये बॉन्ड तो उतना ही स्ट्रांग होता रहेगा और ये वाला बॉन्ड होता रहेगा कमजोर।
ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ केवल एक ही CH3 ग्रुप है, एक ही मिथाइल या एल्काइल ग्रुप है, जिसके कारण केवल वो CH3 प्लस I इफेक्ट दिखाता है। तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा कमजोर हो जाता है इस बॉन्ड के मुकाबले। ठीक है बेटे, और जब ज्यादा कमजोर हो जाएगा तो ऐसा होने से यही बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, और H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा तो एसिडिक करैक्टर आपको दिखाई देगा। तो आपको अम्लीय प्रकृति के क्रम में ध्यान रखना है। CH3OH सबसे ज्यादा एसिडिक है, प्राइमरी अल्कोहल उससे कम अम्लीय लक्षण दिखाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री ROH लिख दूं, और फिर लिखेंगे हम 3 डिग्री ROH। ये क्रम याद रखना है आपको कि अम्लीय प्रकृति में सबसे ज्यादा अम्लीय प्राइमरी अल्कोहल में भी CH3OH है। ठीक है, इसका कारण पता क्यों है, क्या कारण है? क्योंकि एल्कोक्साइड आयन जो होते हैं ना, एल्कोक्साइड आयन ही तो बनता है इनके टूटने से। एल्कोक्साइड आयन के स्थायित्व का क्रम देख लो आप। सबसे ज्यादा स्थायी एल्कोक्साइड आयन कौन सा है? जिसका एल्कोक्साइड आयन सबसे ज्यादा स्थायी है वो अल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय लक्षण दिखाएगा। इसका एल्कोक्साइड आयन क्या बनेगा बताओ भाई, इसमें से H निकाल दो आप, क्या बनेगा? CH3O नेगेटिव। इसका एल्कोक्साइड क्या बनेगा? इसका एल्कोक्साइड प्राइमरी का भाई R की जगह कुछ ले लो, R की जगह आप ले लो CH2, जैसे मैं कहूं RCH2OH ले लो। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का एक एग्जांपल थोड़ा सा अलग करके लिख दूं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। चलो अच्छा, इसे तो यूं ही लिखा रहने दो। यदि मैं आपको कह दूं कि आप जो है CH3OH का एल्कोक्साइड आयन बनाओगे तो CH3O नेगेटिव बनेगा, और यदि 1 डिग्री का बनाओगे तो 1 डिग्री में थोड़ी सी चेन में बढ़ाऊंगा RCH2O नेगेटिव। देखो है तो प्राइमरी भाई, RCH2OH बनाओगे, ये तो श्रृंखला बढ़ाने के लिए मैंने R यहाँ लिखा है क्योंकि एक कार्बन था। यदि यहाँ मैं खाली R लिख देता तो उसमें एक कार्बन भी आ जाता, तो कम से कम 2 कार्बन दिखाने के लिए 2 हो, 3 हो, 10 हो। यदि आप प्राइमरी अल्कोहल को दिखाओगे तो यहाँ R में आप चाहे कितने कार्बन लिख लो, एल्काइल ग्रुप कोई सा भी लिख लो, RCH2O नेगेटिव जो है प्राइमरी अल्कोहल का एल्कोक्साइड ग्रुप है। और यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात करो तो यहाँ R और यहाँ क्या लिखूंगा मैं? CHO नेगेटिव, ऐसे ही तो लिखूंगा RCHO नेगेटिव। आपको पता है कि यहाँ बॉन्ड है ना, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, इसके बीच में बॉन्ड आप बना दो, कभी नोट्स बनाते हुए कंफ्यूजन हो आपको, ये बॉन्ड है। ठीक है बेटे, क्या है यहाँ ये बॉन्ड? RCH बॉन्ड O नेगेटिव। ये एल्कोक्साइड आयन है सेकेंडरी अल्कोहल का। टर्सरी अल्कोहल 3 एल्काइल ग्रुप, ये बॉन्ड, ये और ये एल्कोक्साइड आयन। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि ये सब देखो ऋण आयन है, और हमने इससे पहले पढ़े थे धनायन कार्बोकैटायन। तो आपको सिखा रखा है कि कार्बोकैटायन में तो ऐसे वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब सवाल ये आता है जी, टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? मैं बार बार आपको एक बात सिखाता हूं, 11th का इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। आपको ध्यान रखना है कोई भी आयन हो, चाहे वो धन आयन है चाहे ऋण आयन है, उस आयन के परमाणु पर आवेश होगा, और वो आवेश जितना ज्यादा बढ़ेगा स्थायित्व उतना ज्यादा घटेगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आवेश चाहे धनावेश है, मान लो किसी के ऊपर धनावेश है, तो धन आवेश जितना ज्यादा बढ़ता है ना, बेचैनी परेशानी उतनी ज्यादा बढ़ती है। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके बोर्ड के एग्जाम होने हैं मार्च में, अप्रैल में, जब भी होने हैं, ठीक है, फरवरी या मार्च में आपके बोर्ड के एग्जाम होने हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में जितने ज्यादा वो नजदीक आएंगे तो प्रॉब्लम उतनी बढ़ेगी नहीं, आपकी प्रॉब्लम उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी जितने एग्जाम नजदीक आते जाएंगे। तो कोई भी आयन होता है ना, उस आयन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर उपस्थित आवेश। वो आवेश चाहे धनावेश है चाहे ऋणावेश है,
वो धन आवेश है और धन आवेश को आप बढ़ाने लग रहे, तो उसकी बेचैनी, उसकी परेशानी तो बढ़ाने लग रहे आप, वो कहाँ से स्थायी हो जाएगा। और यदि आयन के ऊपर आवेश है ऋण आवेश, उसकी परेशानी, उसकी बेचैनी ऋण आवेश है, और उस ऋण आवेश को ही आप बढ़ाने लग रहे, तो ऋण आवेश को जब आप बढ़ाओगे वो तो उतना ही ज्यादा बेचैन परेशान हो जाएगा, तो वो कहाँ से स्थायी हो जाएगा। तो आवेश जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना स्थायित्व घटेगा, और आवेश को घटाओगे तो स्थायित्व बढ़ेगा। देखो जरा यहाँ, यहाँ आपको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि यदि आपके पास ये है आर 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 और ये कार्बन एटम है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है मान लो। अब मैं आपको कह दूं कि एक तो मेरे पास टर्सरी कार्बोकैटायन है और एक मैं कह दूं मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। मेरे से कोई पूछ ले कि इन दोनों कार्ब धन आयनों में या कार्ब कैटायनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, किसे ज्यादा आसानी से जिया जा रहा, किससे जिया जा रहा ज्यादा आसानी से, तो मैं यूं देखूंगा कि यहाँ एल्काइल ग्रुप कितने हैं, 3 हैं एल्काइल ग्रुप, और तीनों एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को इधर इधर और इधर, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े कार्बन की तरफ। जब कार्बन की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े सरक रहे, तो कार्बन के ऊपर जो धनावेश है उसे तो घटा देंगे, घटाएंगे या नहीं घटाएंगे। कार्बन के ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश, इस धनावेश को जितना घटा दोगे स्थायित्व उतना ज्यादा बढ़ेगा, आराम उतना ज्यादा मिलेगा इस आयन को, रिएक्टिविटी उतनी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। 3 एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसकी तरफ को जैसे ही मूव करेंगे, इसके ऊपर ऋण आवेश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तीनों, पर इसके ऊपर धनावेश है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर को सरके, वे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित हैं, आपको पता है। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इस धन आवेश के कुछ ना कुछ मात्रा को तो घटाएंगे ही, इसकी परेशानी को कुछ ना कुछ तो कम करेंगे ही, और जब इसकी परेशानी को कम करेंगे, इसकी बेचैनी को, इसकी समस्या को कम करेंगे, तो इसका मतलब ये जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, उसे ज्यादा आराम मिलेगा। और यहाँ यदि देखो ना, तो यहाँ इसे आराम पहुंचाने वाला सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, एक ही है। तो एक एल्काइल ग्रुप अपने एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर को मूव करके इसके आवेश को घटाएगा, यानी कि हेल्प तो ये भी कर रहा, पर ये उतनी हेल्प नहीं कर पा रहा है जितनी ये कर रहे हैं हेल्प। धनावेश घट रहा है ना, और धनावेश को जितना घटाओगे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगा। पर यहाँ तो देख लो तुम, यहाँ हो रहा क्या, यहाँ ये 3 एल्काइल ग्रुप हैं, कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन जोड़े अपने धकेल रहे, और वो फिर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर को भी सरकेगा। ये तीनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े कार्बन कार्बन कार्बन, इसका जोड़ा ऑक्सीजन की तरफ को। जब इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन की तरफ को जा रहे, तो ऑक्सीजन पे क्या पैदा करना चाह रहे, ऋणावेश पैदा करना चाह रहे, और वो पहले ही ऋणावेश से परेशान है। और ये जो है और ज्यादा यूं कह रहे और ऋणावेश ले, और ऋणावेश ले, और ऋणावेश ले। तो जिस चीज से वो परेशान है उसी चीज को ये बढ़ावा दे रहे, और ज्यादा ऋणावेश डेवलप कर रहे हैं यहाँ। तो बताओ उसकी बेचैनी बढ़ा नहीं रहे क्या? उसकी बेचैनी नहीं बढ़ा रहे, उसकी परेशानी बढ़ा नहीं रहे। आपके पास कोई समस्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फीस के पैसे नहीं हैं, और आपको एक ऐसा दोस्त मिल गया जो आपसे यूं कह रहा है यार मुझे 100 रुपए दिए, 200 रुपए दिए, तो मेरा दोस्त नहीं है क्या? ऐसा ही दोस्त हुआ करे। अब मुझे जरूरत पड़ रही, तू मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो आपके पास पहले ही पैसों की समस्या है, पहले ही रुपयों की समस्या है, और आपका दोस्त आपसे पैसे मांगने पे उतारू हो रहा, तो वो आपकी समस्या को बढ़ा रहा है घटा रहा? वो तो आपकी समस्या को बढ़ा रहा। तो कौन कह देगा उसे कि वो अच्छा दोस्त है? वो अच्छा दोस्त नहीं है, वो सिर्फ नाम मात्र का दोस्त है आपका। अच्छा दोस्त तो वो है कि जब आपके पास पैसों की कमी हो रही, फीस के पैसे पूरे नहीं हो रहे, और उसकी पॉकेट में पैसे पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, तो वो आपको दे दे कि यार तेरे पास 100 रुपए की या 200 रुपए की कमी है, तू ये पकड़, तो आपकी समस्या को घटा देगा ना, तो वो अच्छा दोस्त होगा। तब आपको आराम मिलेगा और तब आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। ऐसा ही यहाँ होता है, ऑक्सीजन एटम माइनस चार्ज की वजह से परेशान है, और ये तीनों एल्काइल ग्रुप कैसे हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले, इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर 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 मूव करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर और ज्यादा इधर मूव कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं कैसे कह दूंगा कि ये वाला एल्कोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो कम स्टेबल है, बेचैनी बढ़ा दी तीनों ने। यहाँ इन्होंने कुछ कम बढ़ाई, इसने बहुत कम बढ़ाई, और इसने सबसे ही कम बढ़ाई। तो जो आपका ये मिथॉक्सी
क्या नाम है इसका? एक कार्बन वाला एल्कोक्साइड, मिथॉक्साइड कह सको या मिथॉक्सी। ये जो मिथॉक्सी आयन है, ये मिथॉक्सी आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, और सबसे ज्यादा स्टेबल है इसलिए मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति दिखाएगा, क्योंकि किसी भी अल्कोहल से बनने वाला एल्कोक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, H पॉजिटिव के छोड़ के भागने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे, उतनी जल्दी H पॉजिटिव छोड़ के भागेगा, क्योंकि उससे जो बनने वाला आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जब जितना जल्दी ये छोड़ के भागेगा उतना ही बढ़िया एसिड की तरह काम करेगा CH3OH। और यदि यहाँ बात करें यहाँ टर्सरी अल्कोहल की, टर्सरी अल्कोहल से जो बनने वाला एल्कोक्सी या एल्कोक्साइड आयन है वो लेस स्टेबल है, कम स्थायी है, वो आयन बन के भी उसे आराम नहीं मिलने का, तो इसमें से H पॉजिटिव आयन बहुत मुश्किल से निकलेगा, और मुश्किल से निकलेगा क्योंकि उसे पता है H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद मेरा जो हश्र होगा उसमें मैं और भी ज्यादा परेशान रहूंगा। तो वो H पॉजिटिव आयन जब मुश्किल से निकल के भागेगा तो मैं क्यों कह दूंगा उसे कि वो बढ़िया एसिड है। तो इसलिए मिथाइल और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक या अम्लीय प्रकृति सबसे अच्छी होती है मिथाइल अल्कोहल की, और टर्सरी अल्कोहल की होती है सबसे कम। एक बात तो यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि आपके ये जो दोनों बॉन्ड हैं दोनों ही ध्रुवीय बंध हैं, कभी तो ये टूटेगा कभी ये टूटेगा। ये कब टूटेगा? जब प्राइमरी अल्कोहल होगा, और इसके टूटने के चांस कब होंगे? जब टर्सरी अल्कोहल होगा। यहाँ सिर्फ वही फैक्ट है, फैक्ट क्या है? फैक्ट यो है कि यहाँ प्लस आई दिखाने वाला एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 हैं और यहाँ 3 हैं। 3 एल्काइल ग्रुप जब प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे तो ये बॉन्ड क्यों टूटना चाहेगा? आप सोच सकते हो इस बारे में, क्यों टूटेगा ये वाला बॉन्ड? यदि ये बॉन्ड टूट गया तो ये जो आपको एल्कोक्साइड आयन मिलने वाला है ये तो परेशान है, दुखी है बहुत ज्यादा, कहाँ स्टेबिलिटी है इसके अंदर। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो और दुख बढ़ाएगा, अपने दुखों को बढ़ा देगा, अपनी स्टेबिलिटी को घटा देगा, अपनी बेचैनी, परेशानी, समस्या को बढ़ाएगा। इसलिए टर्सरी अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड वीक होता है, ये टूटता है। रीजन है 3 एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले। और यहाँ प्राइमरी अल्कोहल में साफ बात है, ये वाला बॉन्ड इसलिए टूटेगा, एल्काइल ग्रुप 1 है प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला। ये बॉन्ड टूट के जो आपको एल्कोक्साइड आयन मिलेगा या एल्कोक्सी आयन मिलेगा वो स्टेबल होगा, वो स्टेबल होगा। इसलिए इस बॉन्ड के टूटने के चांस ज्यादा हैं। देखो इस बात को आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है बेटे, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे हमें सबसे पहले पढ़ना है हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रियाएं, अर्थात अम्लीय प्रकृति हम कैसे समझा सकते हैं अल्कोहल की। आपको पता है कि अल्कोहल होता है ROH। 2 बातें हो सकती हैं, यदि उसने छोड़ दिया अपने हाइड्रोजन एटम, H पॉजिटिव छोड़ दिया, तो वो एसिड की तरह ही तो बिहेव करेगा, और यदि उसने पूरा OH छोड़ दिया ये पूरा, तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो हमें पहले तो पढ़ने हैं एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि अम्लीय प्रकृति पढ़नी है कि अल्कोहल ऐसे कौन कौन से रिएक्शन दिखाता है या अभिक्रियाएं दिखाता है जिसमें वो छोड़ता है H पॉजिटिव आयन, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर कौन कौन से रिएक्शन में शो करता है, दिखाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नंबर 1 डाल के लिखा है, मैं देखते रहियो ध्यान से। नंबर 1, सक्रिय धातुओं से क्रिया। ध्यान से समझेंगे बेटे, सक्रिय धातुओं, सक्रिय तो समझते हैं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील हो, सक्रिय धातुओं से क्रिया। अल्कोहल सक्रिय धातुओं से किस प्रकार क्रिया करता है? ध्यान से समझेंगे। देखो बहुत सिंपल से रिएक्शन है। जैसे मैं आपको कह दूं कि मेरे पास अल्कोहल है, ये लिख दिया मैंने अल्कोहल, अल्कोहल के 2 अणु ले रहा, क्यों ले रहा अभी समझ में आ जाएगा आपको। इसकी सक्रिय धातु है एक, मान लो सोडियम है, सोडियम से क्रिया करनी है हमें। यदि अल्कोहल की सोडियम से आप क्रिया करते हो तो दोनों अल्कोहल के अणु क्या निकाल देंगे? अपना H पॉजिटिव आयन निकाल देंगे, और इन दोनों हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? सोडियम। वास्तविकता यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जब आप देखोगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर रखा जाता है। जब सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है तो सोडियम हाइड्रोजन को हटा देता है, तो होगा क्या? होगा ये कि RONA, RONA
भाई हमें पता है यहाँ से निकली है हाइड्रोजन गैस, निकली है हाइड्रोजन गैस, जब तो दो लिए थे क्योंकि H2 निकालनी थी मुझे। हाइड्रोजन गैस निकली है और मेन प्रोडक्ट आया RONA, यानी दो अणु बनेंगे RONA के। किसके? RONA के दो अणु बनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि Na का मतलब तो हो गया सोडियम और RO का मतलब हो गया एल्कोक्साइड। ये जो कंपाउंड बना है इसे आप कह सकते हो सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है बेटे। अच्छा, यदि मैं आपको कह दूं कि इसका एक दो एग्जांपल ले रहे, जैसे मैं कह दूं मान लो ROH की जगह मैंने CH3OH लिख दिया, तो CH3OH के दो अणु ले सकते हो आप और इसकी सोडियम से क्रिया कर सकते हो। बताओ कर लोगे क्या इस रिएक्शन को? कर लोगे ना? आपको पता है क्या निकलेगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, दो अणु बनेंगे CH3ONA के और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब मुझे यूं बताओ CH3ONA का नाम क्या होगा? Na माने सोडियम और CH3O माने एक कार्बन को कौन सा एल्कोक्साइड कहूं? मिथॉक्साइड। तो ये बना है सोडियम मिथॉक्साइड। क्या बना है बेटे? सोडियम मिथॉक्साइड। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको। जैसे मैं कहूं कि मान लो चलो अच्छा C2H5OH में बताऊंगा, C2H5OH, ध्यान से देखियो, मैं इस बार दो अणु नहीं लिख रहा हूं, एक अणु में भी आप रिएक्शन लिख सकते हो, इसे भी और इसे भी। यदि इसका रिएक्शन आप सोडियम धातु के साथ करते हो, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, तो क्या होता है? सोडियम यहाँ अटैक करके हाइड्रोजन को हटाता है और हाइड्रोजन को मैं H2 तो अब लिख नहीं सकता हूं क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का एक ही एटम है, तो आप H2 ना लिख के इस तरह लिख सकते हो हाफ H2। हाफ H2 का मतलब तो H है और यहाँ क्या बनेगा? C2H5ONA। क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट? C2H5ONA। नाम बता सकते हो? इसका नाम है सोडियम, Na माने सोडियम, दो कार्बन वाला एल्कोक्साइड इथॉक्साइड, तो इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। तो आप जिस तरह मैंने दो अल्कोहल लिए हैं, दो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल तो एक लिया है ना, तो आप दो से भी लिख सकते हो रिएक्शन, एक से भी लिख सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए ये क्या है। ये है मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल कह दो आप इसे, और ये क्या है? ये है इथाइल अल्कोहल, या कुछ लोग इसे कहते हैं IUPAC में इथेनॉल। क्या कहते हैं? इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल कह दो या इथेनॉल कह दो, एक ही बात है। देखो बेटे, एक रिएक्शन में यहाँ आपको बता दूं नोट हेडिंग में, कभी कभार इस रिएक्शन को भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपके पास यदि अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है और इसके ऊपर आप सोडामाइड का रिएक्शन कर दो, यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन करते हो सोडामाइड का, NaNH2 का, इसे कहते हैं सोडियम एमाइड, सोडामाइड लिख दो चलो। सोडामाइड का यदि आप इसके ऊपर रिएक्शन करोगे ना, तो यहां से बॉन्ड टूटता है। ध्यान से देखियो जरा, यहाँ तो जुड़ता है Na और यहाँ जुड़ता है NH2, तो बताओ क्या बना? यहाँ भी तो RONA बना। कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए पेपर में, RONA ही तो बना। देखो RONA ही तो बना रहे हैं हम हर जगह। ये क्या बना? NH2 और एक H, क्या बना? NH3। अमोनिया गैस नहीं बनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने नोट में लिखवा दिया। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, ये जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल NaROH अल्कोहल, बेटे अल्कोहल जल से कम अम्लीय होते हैं। ये चीज अपने दिमाग में रखना आप, ठीक है? रखोगे ना कि अल्कोहल, कोमा लगा दूं यहाँ, अल्कोहल जल से कम अम्लीय होते हैं, जल को ज्यादा एसिडिक मान सकते हो। तो हमने पहला गुण पढ़ा सक्रिय धातुओं से क्रिया, इसमें मैंने सारे रिएक्शन सोडियम से कराए हैं। कर दोगे इस रिएक्शन को? तो अब आ जाओ आप नंबर 2 पे। दूसरा रासायनिक गुण हम यहाँ पढ़ रहे हैं। दूसरा रासायनिक गुण है बेटे कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया या इसे कहते हैं एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन कह दो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसे ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया या एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण, और ये लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो एक बात बताता हूं, यदि आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मान लो आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका रिएक्शन आप कराते हो अल्कोहल के साथ, किसके साथ? अल्कोहल के साथ, तो पक्की बात है आपको एस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? एस्टर, और साथ में मिलेगा वाटर। ठीक है बेटे, एस्टर और वाटर। मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लो और उसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराओ, तो आपको एक तो मिलेगा एस्टर, एक मिलेगा वाटर। इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन। ये एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ रिएक्शन। देखो मान लो मैं आपको कह दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो पहले। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल में ले लिया हमने ROH, देखो उल्टा करके लिखा मैंने ROH। तो जब इनका रिएक्शन दोनों का होगा ना, बस एक बात कान खोल के सुन लो, बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है ये एसिड है। क्या है ये? एसिड। और ये क्या है? ये है अल्कोहल। तो अल्कोहल में से तो निकलेगा H और कार्बोक्सिलिक एसिड में से निकलेगा OH। इस बात को ध्यान रखना है आपको, यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या दोनों में बराबर है। ध्यान रखोगे तो इसमें से H2O निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट देखो RCOOR, ये मेन प्रोडक्ट बना RCOOR। बताओ RCOOR एस्टर नहीं है क्या? और साइड प्रोडक्ट क्या निकला? साइड प्रोडक्ट निकला H2O। बताओ H2O वाटर नहीं है क्या? तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एस्टर और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। इसके और भी रिएक्शन बताऊंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा पहले आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, CH3COOH, ये तो है हमारे पास, नाम तो बताया आपको, क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड, या IUPAC में कह सकते हो इथेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन आप कराओ CH3OH के साथ, उल्टा लिखा मैंने, क्या नाम है इसका? मिथाइल एल्कोहल। यदि इस रिएक्शन को आप कराओगे तो आपको पता है यहां से तो निकलना है OH और यहां से निकलना है H। ऐसे ही तो होगा रिएक्शन। क्या होगा बेटे? एक तो बनेगा CH3 COOCH3 और एक बनेगा H2O। अब यूं बताओ, इसका नाम बता सकते हो क्या? इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। सामान्य नाम तो इसका मिथाइल एसीटेट होगा। ठीक है, मिथाइल एसीटेट है, या आप इसे कह सकते हो मिथाइल मिथाइल एस्टर। ये एक एस्टर है, ठीक है, या एल्काइल एल्केनोएट भी आप इसे कह सकते हो। एल्काइल एल्केनोएट में क्या बनेगा? ये बनेगा मिथाइल इथेनोएट। यदि IUPAC नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है तो आप इसे लिखोगे मिथाइल इथेनोएट। देखो ये तो एल्काइल है और ये एल्केनोएट है। एल्काइल में एक कार्बन है तो एल्काइल को मिथाइल कह दिया। एल्केनोएट में दो कार्बन है तो एल्केनोएट को हमने दो कार्बन को S लिखते हैं तो इथेनोएट हमने कह दिया। वो IUPAC नेम है इसका। ठीक है बेटे, अब आप यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें दो कार्बन है, इसमें तो एक कार्बन है। तो आपको थोड़ी देर पहले सिखा के आया कि अल्कोहल में जितना कम कार्बन होगा अल्कोहल उतना बढ़िया एसिडिक बिहेवियर आपको दिखाएगा। तो इसमें ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है,
इसमें जितने कम होगा एसिडिक करेक्टर उतना ज्यादा शो करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज होने के उतने ही ज्यादा चांस होंगे। ठीक है बेटे। जैसे अच्छा इस रिएक्शन को देखो आप, मान लो मैं इधर ले लूं C2H5COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको इसका नाम पता है, कितने कार्बन है इसमें? इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है। प्रोपेनोइक एसिड कह सकते हो, पर प्रोपियोनिक एसिड भी आप इसे कह सकते हो सामान्य में। वैसे तो IUPAC में इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड है, पर मैंने प्रोपियोनिक एसिड लिखा सामान्य नाम। क्यों लिखा? जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा तो वहां स्पष्ट करूंगा इस बात को। इसका रिएक्शन करना हमें, मान लो इसका रिएक्शन आपको करना है C2H5OH के साथ। देखो उल्टा लिखा है मैंने, C2H5OH, पता है ना नाम? C2H5 माने इथाइल और OH माने एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, या फिर आप कह सकते हो इथेनॉल। तो यहां से तो आपको OH उठाना है, भले ही इसके नाम में एसिड आ रहा हो, और यहां से H उठाना है। ठीक है, क्या बनेगा? C2H5 C2O C2H5 COO C2H5 और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? H2O। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण। ठीक है, इसका नाम बता सकते हो क्या है? इसका नाम है इथाइल और 3 कार्बन है प्रोपियोनेट, इथाइल प्रोपियोनेट। सामान्य नाम बोल रहा, बिल्कुल यहां से उठाया मैंने प्रोपियोनेट। सामान्य नाम होगा इसका इथाइल प्रोपियोनेट, सामान्य नाम। ठीक है, और यदि IUPAC नाम की बात करो तो एल्काइल एल्केनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, एल्काइल एल्केनोएट से बनाया इथाइल। देखो 2 कार्बन है तो इथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट, 2 और 1 3 कार्बन। तो कुछ भी नाम आप लिख देना जो आपको अच्छा लगता है। तो नंबर 2 पे हमने जो इसका रासायनिक गुण पढ़ा है वो पढ़ा है एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब भी अल्कोहल से आप रिएक्शन करोगे तो एस्टर बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को ध्यान रखना है, मैंने इंपॉर्टेंट इस पे लिख दिया है। अब आप नंबर 3 पे जो हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे उसका नाम है एसिड क्लोराइड से क्रिया। एसिड क्लोराइड से क्रिया। ये जो एसिड क्लोराइड से क्रिया है इसे आप एसाइलेशन भी कह सकते हो। एसाइलेशन, एसिड क्लोराइड से क्रिया को हम कह सकते हैं एसाइलेशन। कैसे होगा रिएक्शन देखना जरा ध्यान से। क्या होता है कि हमारे पास है एक एल्कोहल, ये लिख दिया एल्कोहल हमने, इसका रिएक्शन कराना है हमें एसिड क्लोराइड से RCOCl। तो यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा। HCl तो निकाल दोगे आप, आपको ये तो चलो अच्छा रिएक्शन कर दूं पहले पूरा। क्या बनेगा? RCOOR बनेगा, यहाँ भी RCOOR। देखो RCOO और R, साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा? H और Cl। HCl है साइड प्रोडक्ट निकला HCl। सबको पता होना चाहिए कि ये अल्कोहल है, एल्कोहल, ये तो अल्कोहल है। और ये क्या है? ये है एसिड क्लोराइड। क्या है बेटे? एसिड क्लोराइड। और ये क्या बना है? ये बना है एस्टर। बस उसका तो बताइए आपको, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह दो या हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका एक एग्जांपल देख लो। अच्छा, जैसे अल्कोहल में तो ले लिया मैंने CH3OH, ठीक है, और एसिड क्लोराइड में ले लिया, R की जगह CH3 ले लूं, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड। ये तो है आपका एक कार्बन वाला एल्कोहल जिसे आप कह सकते हो मिथाइल एल्कोहल, और ये है एसिड, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, यहां से H और यहां से Cl। ठीक है, HCl निकल जाएगा।
HCl ये निकाल दिया हमने, लो HCl, क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट, CH3 COO CH3 बताओ मिथाइल क्या नाम है, एसीटेट। इसका नाम मिथाइल एसीटेट है, ठीक है। मिथाइल एसीटेट इसका सामान्य नाम है बेटे। इस तरीके से आप एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करोगे। और नंबर 4 पे आपको सीखना है, चौथा रासायनिक गुण सीखना है, एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया। एसिड एनहाइड्राइड, अच्छा इसे भी आप एसाइलेशन ही कह सकते हो, इसे भी आप एसाइलेशन कह सकते हो। जो एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन हमें करनी है इसे भी हम कह सकते हैं एसाइलेशन। रिएक्शन कैसे होगी ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है बेटे, एसिड एनहाइड्राइड ऐसा होता है, देखो RCO, ये एसिड एनहाइड्राइड है। इसका रिएक्शन आपको कराना है एल्कोहल के साथ। एल्कोहल ये लिख दिया हमने ROH, एसिडिक करेक्टर हम एल्कोहल का शो कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हमें H जोड़ना है, एक तरफ जोड़ना है RO। तो इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ तो जोड़ो RO और यहाँ जोड़ो H। ये क्या बना ऊपर, ये बना है ऊपर RCOOH प्लस, देखो RCOOH, नीचे क्या बना है RCOOR। आपको पता है ये क्या है, ये RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और ये हो गया एस्टर, ये एस्टर ही तो बना बेटे। जैसे इसका एक एग्जांपल ले रहे, चलो ये तो पहला रिएक्शन हुआ कॉमन, R की जगह CH3 ले लूं, CH3CO और यहाँ जोड़ दिया O। आपको पता होना चाहिए इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसके ऊपर आप CH3OH का रिएक्शन कराओ, यहां से तोड़ना इस बॉन्ड को। CH3OH का नाम क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल। तो यदि इसका रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। आपको पता है यहाँ तो जोड़ेंगे हम CH3O और यहाँ जोड़ेंगे H। ऊपर क्या बना है देखिए जरा, एक तो बना CH3COOH प्लस, देखो CH3COOH, ये बना CH3COOCH3, एक बना CH3COOCH3। ये जो CH3COOH बना इसका नाम तो आपको पता है, एसिटिक एसिड होता है सामान्य नाम। वैसे तो IUPAC में इथेनोइक एसिड है, इसका नाम बता दोगे, इसका नाम है मिथाइल एसीटेट। सामान्य नाम ही लिखने चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा, मिथाइल एसीटेट है। जहां सामान्य नाम नहीं लिखा जाता है वहां आप लिखोगे IUPAC नाम, ठीक है बेटे। बस एक बात ध्यान रखनी है आपको इस रिएक्शन में, ये एसाइलेशन हमने 2 पढ़े, एक तो तीसरे नंबर पे, एक चौथे नंबर पे। ध्यान ये रखना है कि एसाइलेशन केवल प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, ठीक है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल। मैंने दोनों जगह जो रिएक्शन लिखे हैं प्राइमरी अल्कोहल के ही लिखे हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर बताऊंगा इसके बारे में। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 5 पे बेटे हम पढ़ेंगे, नंबर 5 बेंजोइलीकरण। ध्यान से देखिए जरा रिएक्शन को, बेंजोइलीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया, इस नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है जहां भी किसी अभिक्रिया में किसी वैज्ञानिक का नाम आता हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है C6H5COCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड, नाम लिख दूं इसका,
बेंजोइल क्लोराइड है मान लो हमारे पास, और इसका रिएक्शन हमें अल्कोहल के साथ करना है। देखो अल्कोहल लिखा मैंने ROH, उल्टा करके लिखा ROH। तो अल्कोहल के साथ जब भी आप रिएक्शन करोगे, अम्लीय माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो, तो क्या होगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H। सारी रिएक्शन अब तक जितनी भी सिखाई हैं, हर एक रिएक्शन में अल्कोहल में से हम निकाल रहे हैं H। ठीक है बेटे, क्या निकाल रहे हैं, H निकाल रहे हैं। आपको पता है ये अल्कोहल है, ROH क्या है, अल्कोहल। तो क्या बनेगा, C6H5COOR, मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5COOR, ये तो मेन प्रोडक्ट बन गया। साथ में साइड प्रोडक्ट क्या बना, साइड प्रोडक्ट बना है हमारा जो बॉक्स के अंदर हमने बंद करा है HCl। ठीक है, इसका नाम पता क्या होता है, ये तो एल्काइल है, मैंने लिख दिया एल्काइल। और ये जो है ये एसीटेट का भाई है, बेंजोएट। बेंजोएट, बेंजीन से बना बेंजोएट, जैसे CH3 से बनता है एसीटेट, तो ये एल्काइल बेंजोएट बनता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, ये रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लो। मान लो आपके पास C6H5 जो मैं लिखता हूँ, इसकी जगह आप बेंजीन रिंग भी बना सकते हो। C6H5COCl है, इसके ऊपर रिएक्शन हम कराते हैं CH3OH की। देखो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन जब आप कराओगे NaOH की उपस्थिति में, तो आपको पता है क्या निकलेगा, ये निकलेगा HCl। मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5COOCH3, C6H5COOCH3, और साथ में क्या निकलेगा बेटे, साइड प्रोडक्ट है HCl। आपको पता होना चाहिए कि C6H5COCl का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। ये तो बेंजोइल क्लोराइड हो गया। ये कौन है, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, बेंजोएट। ये है मिथाइल बेंजोएट। HCl का तो पता ही है आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह दो या हाइड्रोजन क्लोराइड कह दो। 5 के बाद नंबर 6, छठा रासायनिक गुण, ध्यान से समझेंगे। अब हम सीखेंगे ग्रिग्नार्ड से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। हमें पढ़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन दिखाता है अल्कोहल। ठीक है, ग्रिग्नार्ड का तो पता है आपको फार्मूला, RMgX, पता है ना सबको। मान लो आपके पास, यहां से समझा रहा बेटे, मान लो आपके पास कोई अल्कोहल है, ये लिख दिया अल्कोहल, इसकी आपको ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करानी है R-MgX। दोनों के अल्काइल ग्रुप अलग अलग कर दिए मैंने, जिससे कंफ्यूजन ना हो। सिंपल सी बात है, अल्कोहल एसिडिक करेक्टर दिखाएगा तो H निकलेगा और यहां से निकलेगा R-, ये एल्केन बन जाएगा। तो ये तो बनेगा R-H। R-H क्या होता है, एल्केन होता है। और ये ROMgX, ROMgX एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, क्या बनेगा, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा इसका, मान लो अल्कोहल में सबसे सिंपल अल्कोहल ले लो CH3OH। CH3OH तो सबसे सिंपल अल्कोहल है, क्या नाम है इसका, मिथाइल अल्कोहल। और इसका रिएक्शन सबसे सिंपल ग्रिग्नार्ड से करा दो, CH3MgBr लिख दूं या Cl लिख दो, एक ही बात है। जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहां से तो एल्काइल ग्रुप, यहां से H, देखो ऐसे ही तो होगा रिएक्शन। R की जगह ही तो लिखा मैंने CH3, बताओ क्या निकलेगा, CH3OMgBr निकला क्या, CH3 और H, CH4 लिख दूं, और यहाँ क्या लिखूंगा, CH3OMgBr, CH3OMgBr। आपको पता है ना इसका नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कौन सी गैस बनी, मीथेन।
इसे तो बता दोगे, मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, ये था नंबर 6। नंबर 7 पे आ जाओ आप, ध्यान से देखियो जरा। नंबर 7 है एसिटिलीन से क्रिया। ध्यान से समझेंगे। एसिटिलीन तो पता है आपको, C2H2, या ट्रिपल बॉन्ड से भी आप उसे दिखा सकते हो, ऐसे देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दिखा दिया। यदि इसके ऊपर आपको अल्कोहल का रिएक्शन करना है तो अल्कोहल के आपको 2 अणु लेने पड़ेंगे। कितने अणु? 2। ये देखो, अल्कोहल के 2 अणु लिए। 2 अणु इसलिए लिए क्योंकि 2 बॉन्ड टूटते हैं यहाँ। कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। माध्यम जो है वो क्षारीय होना चाहिए, NaOH लिख दिया लो यहाँ। 2 बॉन्ड टूटते हैं एक तरफ, तो ये तो पता है यहाँ से टूटेगा H। 2 तो H एक तरफ जुड़ जाएंगे और 2 R जुड़ जाएंगे एक तरफ। ठीक है, ये OR क्या बनेगा बताओ? CH, H एक ये रहा और 2 ये रहे, तो यहाँ तो मैं लिखूंगा CH3 और फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन। कार्बन के ऊपर एक H है और 2 जुड़ गए, एक तो OR यहाँ जुड़ा, एक OR यहाँ जुड़ा। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने आया है इसे कहते हैं एसीटल। ये तो एसिटिलीन है, एसिटिलीन। एसिटिलीन से जो प्रोडक्ट यहाँ बना है इसे एसीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटल। ध्यान रखना है आपको। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर समझाऊंगा अगले रिएक्शन, अगले रासायनिक गुण समझेंगे। फिर 7 हुए ना ये, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 8 पे हम सीखेंगे बेटे, नंबर 8 है ना इस बार। नंबर 8 पे सीखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, जो कार्बोनिल यौगिक, उनसे कैसे क्रिया करता है अल्कोहल। ठीक है बेटे। कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे एल्डिहाइड हो गया कोई सा, या कीटोन हो गया, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और कीटोन में जैसे एसीटोन। देखो कैसे रिएक्शन करते हैं। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा होता है, RR C डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो जब भी इस पे अल्कोहल का रिएक्शन कराना होता है ना, तो एक तो अल्कोहल यहाँ लिख लो और एक अल्कोहल यहाँ लिख लो। देखो ROH उल्टा लिखा है मैंने, ROH उल्टा लिखा है ना, क्योंकि यहाँ से जो है O निकलेगा और अल्कोहल दिखाएगा अपना एसिडिक करेक्टर, H निकाल लेगा अपने अंदर। तो क्या निकला ये? H2O। H2O निकलने के बाद मेन प्रोडक्ट क्या आता है? यहाँ R, यहाँ R, यहाँ कार्बन, यहाँ लिख दूं मैं नीचे, H2O निकल गया साइड प्रोडक्ट, और इसके ऊपर भी OR और इसके ऊपर भी OR। इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। ये कीटोन से बना है, तो कीटोन से बनने वाले इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं कीटल। क्या कहते हैं? कीटल कहते हैं। ध्यान रखनी है बात। और यदि आपके पास कोई एल्डिहाइड है, जैसे मैं कहूँ यहाँ R है, यहाँ C है, यहाँ H है, ये डबल बॉन्ड O है, ये तो कोई एल्डिहाइड ही होगा। RCHO, ये RCOR है तो कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड होगा। ये तो कीटोन होगा, ये एल्डिहाइड होगा। चलो कीटोन में लिख दूं यहाँ, कीटोन, और ये होगा एल्डिहाइड। ठीक है। इसके ऊपर रिएक्शन जब आप करोगे ना, जैसे मान लो अल्कोहल के 2 अणु ले लिया आपने, ROH उल्टा करके लिख दिया हमने, तो यहाँ से तो O और यहाँ से ये निकल जाएगा H, दोनों। ये H2O साइड प्रोडक्ट निकलेगा, ये R, यहाँ नीचे H, ये कार्बन, ये OR ऊपर भी जुड़ गया एल्कोक्सी ग्रुप, और यहाँ भी। तो कीटोन से तो बना कीटल, और बेटे एल्डिहाइड से जो बनता है ना, एल्डिहाइड से बनता है एसीटल। यहाँ एसीटल बनेगा। क्या बनेगा? एसीटल। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं इसे समझाने के लिए। मान लो हमारे पास CH3CHO, बताओ कौन सा एल्डिहाइड है? कौन सा एल्डिहाइड है? एसीटल्डिहाइड है ना, यहाँ लिख दूं एसीटल्डिहाइड। यदि इस एसीटल्डिहाइड का रिएक्शन आप करो सबसे सिंपल अल्कोहल से, कौन सा है सबसे सिंपल? CH3OH। देखो CH3OH ही तो लिखा बेटे,
कौन सा एल्कोहल है? मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। यदि इसके साथ रिएक्शन करोगे तो सबको पता कि H2O निकल जाएगा। ये निकल गया हमारा H2O। मेन प्रोडक्ट बताओ क्या आया? CH3, ये लिख दिया, नीचे H और यहाँ कार्बन ये लिख दिया, और इसके ऊपर भी जुड़ा हुआ है OCH3 और नीचे भी जुड़ा हुआ है OCH3। ये था एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड से जब मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करा तो हमारे पास मिथाइल एसीटल बनेगा। इसमें CH3 ग्रुप नजर आ रहे हैं ना आपको? मिथाइल एसीटल है इसका नाम। ठीक है, क्या नाम है? मिथाइल एसीटल। तो ये कितने रिएक्शन हुए? 8 रिएक्शन हुए। ये 8 रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें अल्कोहल ने रिलीज किया है H पॉजिटिव आयन, यानी अल्कोहल ने दिखाया है अपना एसिडिक करेक्टर। अब हम कुछ ऐसे रासायनिक गुण पढ़ेंगे जिसमें OH ग्रुप रिप्लेस होगा। तो मैं हेडिंग बना रहा हूं यहाँ, OH ग्रुप के प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं कह दो या गुण कह दो, एक ही बात है। अभी तक तो हमने अल्कोहल का निकालना था H पॉजिटिव आयन, अब हम अल्कोहल का पूरा OH नेगेटिव आयन निकाल लेंगे और कुछ गुण पढ़ेंगे। ये क्या था? नंबर 8। नंबर 9 डाल दूं मैं, नंबर 9। नंबर 9 पे हम सीखेंगे PCl3 से क्रिया। PCl3 से क्रिया पहले भी मैंने आपको सिखा रखी है, ध्यान से समझेंगे। PCl3 से क्रिया कैसे होती है? ये अल्कोहल है ROH, ये अल्कोहल के मैं 3 अणु लूंगा। जब भी PCl3 से क्रिया करनी हो तो अल्कोहल के 3 अणु लेने चाहिए, और उसके ऊपर जब आप PCl3 का रिएक्शन करते हो तो तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं। 3 Cl इधर जाते हैं और एक P अकेला इधर, तो 3 R और 3 Cl, 3 तो बनते हैं RCl प्लस एक बनता है H3PO3। देखो H कितने हैं? 3, P तो अकेला ही है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ठीक है, H3PO3 का नाम आपको पता होना चाहिए। H3PO4 होता है फास्फोरिक एसिड, और ये हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस एसिड है इसका नाम। क्या है बेटे? फास्फोरस एसिड इसका नाम है, फास्फोरिक एसिड से अलग है फास्फोरस एसिड। तो इस तरीके से PCl3 का रिएक्शन आपको लिखना है। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि आप CH3OH, बताओ कौन है ये? मिथाइल एल्कोहल। इसके ऊपर PCl3 का रिएक्शन कर दोगे आप? कर दोगे ना? ये आपको 3 लेने पड़ेंगे। मैंने तीनों अलग अलग नहीं लिखे, इसके सामने लिख दिया 3। ये बॉन्ड टूट जाएगा, तीनों Cl यहाँ जुड़ेंगे और अकेला P यहाँ, तो 3 CH3 है और 3 ही Cl है, तो 3 तो बनेंगे CH3Cl प्लस, देखो H कितने हैं? 3, O कितने हैं? 3, P कितना है? 1, तो H 3 है तो H3P अकेला है और ऑक्सीजन भी 3 है, H3PO3 बनेगा। देखो ऑक्सीजन 3 नहीं है क्या बेटे? इसका नाम बता सकते हो? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, या और दूसरा नाम बताना क्या है? दूसरा नाम है क्लोरोमीथेन। मिथाइल क्लोराइड कह दो या क्लोरोमीथेन कह दो, एक ही बात है। अच्छा चलो इस रिएक्शन को करो आप। 3 अणु ले रहे हैं हम C2H5OH की। इसका नाम तो पता है आपको? इथाइल एल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल एल्कोहल। इसके ऊपर कर दोगे PCl3 का रिएक्शन। PCl3 का रिएक्शन, बॉन्ड तीनों Cl इधर अकेला P इधर, तीनों Cl इधर अकेला P इधर, 3 C2H5 3 Cl, 3 तो बनेंगे C2H5Cl, और एक बेचारा हमारा H3PO3 तो बन ही रहा बार बार। C2H5Cl का नाम तो बता ही दोगे? क्या नाम है? इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है बेटे? इथाइल क्लोराइड है। तो इस तरीके से PCl3 का रिएक्शन होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले रिएक्शन समझाऊंगा फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 10 पे हम सीखेंगे बेटे PCl5 से क्रिया।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझना सब बच्चों को। PCl5, ये क्या लिखा हुआ है? PCl5, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इससे कैसे रिएक्शन होती है देखो, पहले भी समझाया है मैंने कई बार कि आपके पास मान लो कोई अल्कोहल है ROH, और इसके ऊपर आपको रिएक्शन करानी है PCl5 की। ध्यान से देखिए जरा, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं, एक Cl इधर, 5 है ना Cl, एक Cl इधर, और बीच में P और 3 Cl। बताओ ये क्या बना? ये बना RCl प्लस, ये क्या बना? POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस, ये क्या बना? HCl। 3 तरह के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो आप, मान लो आपके पास CH3OH है, पता है ना CH3OH का नाम? मिथाइल अल्कोहल है, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, या मिथेनॉल भी कह सकते हो आप इसे। इसके ऊपर जब PCl5 का आप रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं ऐसे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और बीच में PCl3। तो ये तो बना आपका CH3Cl प्लस, ये बना POCl3, POCl3 प्लस, ये बना आपका HCl। इसी तरह तो होगा रिएक्शन। CH3Cl का नाम आपको बताइए, CH3 माने मिथाइल और Cl माने क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अच्छा एक रिएक्शन और कर लो आप, C2H5OH, क्या नाम है इसका? C2H5 माने इथाइल, OH माने अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के ऊपर चलो PCl5 का रिएक्शन करते हैं, कर लोगे ना? ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और बीच में PCl3। बताओ ये क्या बना? ये बना C2H5Cl प्लस, और क्या बनेगा? POCl3 हर बार बनेगा, और HCl भी बनेगा हर बार। इसका नाम आपको पता है, C2H5 का मतलब इथाइल और Cl का मतलब क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड है, या आप क्लोरोइथेन भी इसे कह सकते हो। तो इस तरीके से PCl5 का रिएक्शन करना आपको आना चाहिए हर एक बच्चे को। अब आ जाओ नंबर 11 पे। नंबर 11 पे हम पढ़ेंगे थायोनाइल, थायोनील कह दो या थायोनाइल कह दो, एक ही बात है। थायोनील क्लोराइड से क्रिया। बेटे थायोनील क्लोराइड से कैसे रिएक्शन करता है अल्कोहल? बिल्कुल, थायोनील क्लोराइड PCl5 का भाई है, बस यूं समझ लो। ये आपके पास अल्कोहल है और इसके ऊपर आपको रिएक्शन करनी है। थायोनील क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ दोगे, कितने Cl हैं? 2 Cl, एक Cl यहाँ जोड़ो, एक Cl यहाँ जोड़ो, और SO को जोड़ो बीच में। बताओ RCl सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, RCl बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, और HCl बना, यही तो बने। जैसे आप इस रिएक्शन को कर लोगे क्या? CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल के ऊपर जब आप थायोनील क्लोराइड का क्रिया करोगे तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, बीच में SO, एक तो बनेगा CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, एक बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और एक बनेगा HCl। इसी तरीके से आप इस रिएक्शन को भी करोगे, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। यदि इथाइल अल्कोहल के ऊपर आप रिएक्शन करोगे थायोनील क्लोराइड SOCl2 का, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और बीच में SO। ये तो बनेगा C2H5Cl, ये बनेगा SO2 गैस और HCl। ये दोनों चीज तो बननी ही बननी है थायोनील क्लोराइड से क्रिया में। तो इस तरह करता है अल्कोहल थायोनील क्लोराइड से क्रिया। ठीक है बेटे, ये था नंबर, क्या था हमारा? ये नंबर 11 था। नंबर 12 पे आ जाओ चलो। अब हम सीखेंगे हैलोजन एसिड से क्रिया। लिख रहा मैं हैलोजन एसिड्स से क्रिया, कि हमारे जो अल्कोहल हैं वे हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड तो समझते हो आप, हैलोजन एसिड ये होते हैं, देखो यहां बता रहा हूं। कोई आपको पूछता है हैलोजन एसिड का क्या मतलब है,
इसका मतलब है हेलोजन एसिड का ये, ठीक है। एसिड है तो एच लिखना पड़ेगा, एच एफ। जैसे मैं आपको कहूँ एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ये सारे हेलोजन एसिड है बेटे। सारे क्या हैं? हेलोजन एसिड हैं सारे के सारे। ध्यान रखोगे हेलोजन एसिड को। देखो ये सारे हेलोजन एसिड, पहले भी कई बार मैंने आपको पढ़ाए। तो हेलोजन एसिड से कैसे रिएक्शन होगी, देखो बहुत सिंपल है। ये आपका एल्कोहल है, ध्यान से समझियो जरा, और ये है हेलोजन एसिड। और उत्प्रेरक यहाँ चाहिए एक, मैं लिख दूं, चलो उत्प्रेरक। तो यहाँ दोनों में कंपटीशन होगा। आपको पता है एल्कोहल भी एक एसिड होता है, एल्कोहल क्या होता है? एसिड। और HX हाइड्रोजन हैलाइड भी एक एसिड होता है जिसे मैं बोलता हूँ इनऑर्गेनिक एसिड। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? मैंने अभी राइट साइड में ब्लॉक बनाया था थोड़ी देर पहले, उसमें बताया था कि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो इनमें से H निकलेगा, इसमें से OH। यहाँ एल्कोहल की मजबूरी है क्योंकि उसके सामने जो खड़ा हुआ दूसरा अभिकर्मक या रिएजेंट है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होगा? RX बनेगा, RX। एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन कुछ भी कह दो आप, और साथ में निकलेगा H2O साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है बेटे। जैसे मैं आपको कहूं एक रिएक्शन कर रहे, चलो यहाँ मैंने कहा RCH2OH। RCH2OH को आप कहोगे प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल है। यदि इसके ऊपर आप HCl का रिएक्शन करा दोगे ना, कंसंट्रेट है मान लो, यदि इसके ऊपर आप HCl का रिएक्शन करा दोगे, उत्प्रेरक लिख दो, या उत्प्रेरक जिंक क्लोराइड यूज करते हैं हम ज्यादातर, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या आएगा? मेन प्रोडक्ट आएगा RCH2Cl, RCH2Cl, और साथ में क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट बनेगा H2O। तो इस तरह का आपको RCH2Cl मिलेगा, यानी हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कह दो, आपकी मर्जी है। यदि 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल का आप रिएक्शन कराओगे किसी HX के साथ, जैसे HCl के साथ यहाँ कराया है। स्क्रीनशॉट लो, जगह नहीं बची, आगे बता रहा रिएक्शन। और ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। मान लो आपके पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, जैसे RRCHOH, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, लिख दूं मैं यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल। तो यदि सेकेंडरी अल्कोहल की आप रिएक्शन कराओगे ना HCl के साथ, कंसंट्रेट HCl के साथ, उत्प्रेरक लिख दो इसके ऊपर भी, वही उत्प्रेरक लिख दो आप जिंक क्लोराइड। तो क्या होगा? रिएक्शन तो बिल्कुल ऐसे ही होना है, ऐसे ही तो होगा रिएक्शन। तीर के नीचे लिख दूं -H2O साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आपको मिलेगा RRCHCl। तो आपको ये जो हेलो एल्केन मिला है वो सेकेंडरी हेलो एल्केन मिलेगा, ठीक है बेटे। और यदि टर्सरी ले लो, RRRC सिंगल बॉन्ड OH, आपको पता है ये है टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल आपने लिया है और इसका रिएक्शन आप यदि HCl क्या HI के साथ यदि आप करते हो, तो टर्सरी एल्कोहल का रिएक्शन जब आप HI के साथ करोगे तो यहाँ किसी भी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है। यहाँ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा क्योंकि 2 फैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर? एक तो टर्सरी एल्कोहल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो HI है बहुत ज्यादा क्रियाशील है, HI ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। मैं यहाँ लिख दूं कहीं को, यहाँ लिख रहा फास्ट रिएक्शन होगा। और जब ये फास्ट रिएक्शन होगा तो इसमें तो किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही फास्ट रिएक्शन हो रहा। क्यों हो रहा फास्ट रिएक्शन? उसका पहला रीजन तो ये है टर्सरी अल्कोहल है, और टर्सरी अल्कोहल है तो आपको पता है क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आई का अटैक होगा यहाँ इसे हटाने के लिए, और जब ये OH नेगेटिव यहाँ से हटेगा, यानी कि कार्बोकैटायन जो यहाँ बनेगा वो कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन होगा,
और आपको पता है टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब एक तो ये हेल्प कर रहा, दूसरा ये भी तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। यदि मुझे कोई पूछ ले HCl और HI में से ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो मैं यूं देखूंगा बॉन्ड किसका बड़ा है। तो बॉन्ड ज्यादा बड़ा तो किसका है, HI का है। और बॉन्ड जितना लंबा है उतना कमजोर है, कमजोर है तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो मैं कहूंगा ज्यादा क्रियाशील है। क्या बनेगा यहाँ मेन प्रोडक्ट, आर 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 CI। ठीक है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड यहाँ बना है, या टर्सरी हेलो एल्केन बना है। देखो एक बात तो ये ध्यान रख लियो तुम, ये लिख रहा मैं यहाँ नोट में, कभी पेपर में यही क्वेश्चन टपक जाए आपके सामने। एक तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं ना, इनकी क्रियाशीलता ध्यान रखनी है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कह रहा मैं, जो कर रहे हैं हम रिएक्शन, ये ध्यान रखना है कि HI सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा इस रिएक्शन में, और फिर होगा HBr, और फिर होगा HCl। ठीक है, HF की क्रियाशीलता बहुत ही कम है, ठीक है, ना के बराबर ही मान लो। एक तो ये बात ध्यान रखियो आप। अच्छा एक चीज और बता दूं तुम्हें, जब यहाँ तक हम पहुंच ही गए तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यदि कोई अल्कोहल की क्रियाशीलता पूछता है इस रिएक्शन के लिए, तो अल्कोहल की क्रियाशीलता डिपेंड करती है कि जो अल्कोहल के आयनों में टूटने से कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको पता है टर्सरी अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और सेकेंडरी अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकैटायन उससे कम स्टेबल, और प्राइमरी अल्कोहल से बनने वाला कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल होगा। तो इसलिए इस रिएक्शन में टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे फास्ट स्पीड से, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की। अच्छा एक चीज और ध्यान रखियो, चलो आगे मेरे याद एक और चीज ध्यान से देखियो। देखो यदि आप टर्सरी अल्कोहल की बात करोगे ना, यहाँ टर्सरी अल्कोहल की इस रिएक्शन में, आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अभी बताया मैंने। यदि टर्सरी अल्कोहल की बात करोगे तो टर्सरी अल्कोहल SN1 क्रिया विधि से चलेगा यहाँ। मतलब ये जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखी ना, प्राइमरी अल्कोहल की भी लिखी थी, सेकेंडरी अल्कोहल की, टर्सरी की। यदि आप टर्सरी अल्कोहल पे आप ये रिएक्शन करोगे ना, HX का, HCl, HBr, HI का, तो वो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN1 को। और यदि प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा करेगा, SN2 मैकेनिज्म। ये लिख दिया 1 डिग्री अल्कोहल, ये SN2 क्रिया विधि को फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्यों करेगा, सबको पता है क्यों करेगा, क्योंकि मैंने SN1 और SN2 दोनों आपको मैकेनिज्म बता रखे हैं। जहां भीड़ ज्यादा है वहां SN1 मैकेनिज्म होगा, और जहां भीड़ कम है वहां SN2 मैकेनिज्म होगा। यहाँ फैक्टर मैंने आपको बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस, ये कौन सा था, नंबर 12 था ना। अब आप नंबर 13वां देखो, रासायनिक गुण नंबर 13। नंबर 13 में हम पढ़ेंगे अमोनिया से क्रिया। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि अल्कोहल अमोनिया से किस तरीके से रिएक्शन करता है, अल्कोहल अमोनिया से कैसे रिएक्शन करता है, यहां से समझा रहा हूं। मान लो आपके पास अमोनिया है NH3, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। NH3 के ऊपर जब आप अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे ROH का, तो क्या होता है, यहां से H और यहां से OH, ये निकल गया H2O। ठीक है, क्या बना भाई, ये तो H2O, R के साथ क्या जुड़ गया, R के साथ जुड़ गया NH2, ये बन गया प्राइमरी एमीन। क्या बना, प्राइमरी एमीन ही तो बना। आप लिख सकते हो प्राइमरी है, 1 डिग्री एमीन है। यदि इसके ऊपर फिर दोबारा अल्कोहल का रिएक्शन कर दिया तो यहाँ से H और यहाँ से OH, फिर H2O निकल जाएगा। अब ये 2 R आ जाएंगे, R R, और बचा क्या, NH2 का एक H तो गया, यहाँ एक H बचा, ये बनेगा। ये कौन सा एमीन है, सेकेंडरी एमीन है।
अरे यार इसके ऊपर तो फिर दोबारा रिएक्शन हो जाएगा एल्कोहल का। यदि अल्कोहल का रिएक्शन करोगे तो बचा हुआ H और ये वाला OH, फिर दोबारा H2O निकल जाएगा। इस बार आपके पास ऐसा कंपाउंड बन के आएगा जिसे आप कह सकते हो 3 डिग्री एमीन, टर्सरी एमीन है, तृतीयक एमीन है। अब कुछ बच्चे इस रिएक्शन को यहीं रोक देते हैं, हालांकि रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती है, इसके ऊपर फिर दोबारा से आप रिएक्शन कर सकते हो एल्कोहल की। यदि एल्कोहल का रिएक्शन करते हो तो ये एल्काइल ग्रुप तो हो जाते हैं 4, और ये हो गया आपका N और OH प्लस माइनस। ये जो कंपाउंड आपके सामने आता है ये एक साल्ट है, एक लवण है, इसे आप कह सकते हो चतुस्क लवण। मैं लिख दूं यहां चतुस्क, चतुस्क लवण, या आप कह सकते हो क्वाटरनरी साल्ट, क्वाटरनरी साल्ट है, ठीक है। चतुस्क लवण या क्वाटरनरी साल्ट यहाँ बनता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले रहे, चलो ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे। जैसे मैं आपको कहूँ कि NH3 है और NH3 के ऊपर रिएक्शन करना है CH3OH का, अमोनिया के ऊपर, तो आप H2O ही तो निकाल लोगे। H2O निकालने के बाद क्या बनेगा, यहाँ तो CH3 और यहाँ NH2, CH3NH2 बनेगा। और यदि इसके ऊपर फिर आपने CH3OH का रिएक्शन करा दिया तो फिर यहाँ से H और यहाँ से OH, फिर H2O निकल जाएगा। अब CH3 कितने हो गए, 2, ये बनेगा CH3 2 और साथ में एक NH। यदि इसके ऊपर फिर आपने CH3OH का रिएक्शन करा दिया, एक H एक OH, H2O निकल जाएगा। अब CH3 आपके पास आ जाएंगे 3 और यहाँ जुड़ेगा इसके ऊपर N, ठीक है। और यदि इसके ऊपर फिर दोबारा से आपने CH3OH का रिएक्शन करा दिया तो CH3 इस बार कितने आ जाएंगे, इस बार CH3 आ जाएंगे 4, और इनके ऊपर जुड़ा हुआ होगा एक N, और ये तो होगा पॉजिटिव और OH होगा नेगेटिव, ठीक है। आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए बिल्कुल। ये तो अमोनिया है, सबको पता है। ये क्या है, मिथाइल एमीन, इसका नाम है मिथाइल एमीन, इसका नाम मिथाइल एमीन है। ये कितने मिथाइल हैं, ये 2 मिथाइल हैं, तो इसका नाम 2 को क्या कहूँ, डाई मिथाइल, तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल एमीन। इन्हें कुत्तों को भी अभी भौंकना जरूरी हो जब मैं पढ़ाता हूँ। ये डाई मिथाइल एमीन, ये कितने मिथाइल है, 3, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल एमीन, ये बेटे ट्राई मिथाइल एमीन है। ये बताओ क्या है, इसमें कितने मिथाइल हैं, 4, ये है 4 को क्या कहोगे, टेट्रा मिथाइल अमोनियम, टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड साल्ट है। क्या है ये, क्वाटरनरी साल्ट। तो इस तरीके से आपको अमोनिया से रिएक्शन करनी आनी चाहिए, ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले रिएक्शन पढ़ेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 14 पे हम पढ़ेंगे, नंबर 14 पे पढ़ेंगे HNO3 से क्रिया। HNO3 नाइट्रिक एसिड, एल्कोहल HNO3 से कैसे क्रिया करता है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो बेटे, आपके पास कोई भी एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, इसकी जब HNO3 से क्रिया करानी है तो मैंने आपको सिखा रखा है कि आपको OHNO2 लिखना चाहिए। जब ये रिएक्शन होती है तो आपको पता है कि HNO3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसमें से क्या निकलेगा, H, और यहाँ से निकलेगा OH, ये H2O निकल जाएगा, ये लिख दिया मैंने माइनस H2O। मेन प्रोडक्ट आएगा RONO2, ये आएगा मेन प्रोडक्ट RONO2। इसे आप कह सकते हो एल्काइल नाइट्रेट, यहां लिख दूं इसका नाम एल्काइल नाइट्रेट, ये एल्काइल नाइट्रेट बनता है। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, इसका एक एग्जांपल ले लो, CH3OH
प्लस HONO2। ये HNO3 लिख रहे बेटे हम, HNO3 है। देखो HNO कितने हैं, 3 है, 2 और 1 3। कर दोगे ना इस रिएक्शन को, यहाँ से OH और यहाँ से H, ऐसे ये H2O यहाँ से निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन चीज आएगी CH3ONO2। बताओ एल्काइल की जगह क्या लिखूंगा, मिथाइल, मिथाइल नाइट्रेट। ये बना मेन प्रोडक्ट, मिथाइल नाइट्रेट यहाँ मेन प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से HNO3 से हमें क्रिया करनी है अल्कोहल की। अब आ जाओ आप नंबर 15 पे। अब हम इसी तरीके से करेंगे HNO2 से क्रिया। वो नाइट्रिक एसिड था और ये है नाइट्रस एसिड। क्या है, नाइट्रस एसिड। जैसे हमारे पास अल्कोहल है ROH और इसका रिएक्शन करना है OHNO से। देखो HNO2 लिखा है, क्या लिखा है, HNO2। यहाँ से OH और यहाँ से H, H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा RONO। ठीक है, ONO को आप कहोगे नाइट्राइट। क्या कहोगे, नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। क्या कहोगे, एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है बेटे। अच्छा, इसका भी एक एग्जांपल ले लो आप। CH3OH है, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इसके ऊपर यदि OHNO का आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये H2O निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट आएगा CH3ONO। CH3 एल्काइल की जगह क्या लिखूं, CH3 के कारण मिथाइल नाइट्राइट, यही तो बनेगा मिथाइल नाइट्राइट। तो यहाँ बन जाता है मिथाइल नाइट्राइट। इस तरीके से रिएक्शन होती है। अच्छा बेटे, ये कितने हुए हमारे, 15 हुए ना। नंबर 16 पे आ जाओ आप। 16वें नंबर पे हम पढ़ेंगे निर्जलीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। निर्जलीकरण, या इसे आप कह सकते हो डिहाइड्रेशन। इंपॉर्टेंट है ये, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले तो आपको एक बात बताता हूं कि हमारे जो प्रमुख डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, या निर्जलीकारक लिख दूं, निर्जलीकारक, प्रमुख निर्जलीकारक आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कंसंट्रेट H2SO4। यदि किसी पदार्थ को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आप गर्म करोगे तो उस पदार्थ में से पानी निकल जाएगा। एक बेटे, एक ध्यान रखना है आपको, H3PO4। H3PO4 भी एक ऐसा पदार्थ है जो पानी को निकाल देता है, और P2O5 भी, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और Al2O3 एल्यूमिना भी पानी को निकाल देता है। तो ये मुख्य मुख्य पदार्थ हैं जो पानी को निकाल देते हैं बाहर। ठीक है। अच्छा, KHSO4 भी पानी को निकाल देता है। बस वैसे तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर आप मुख्य रूप से इन्हें याद रखना। ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, मान लो आपके पास CH3CH2OH है, पता है ना कौन है ये? 2 कार्बन वाला है। 2 कार्बन वाला माने इथाइल अल्कोहल। यदि आपके पास इथाइल अल्कोहल है और आप इसे गर्म करते हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, ये लिख दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होता है, यहां से तो निकलता है H और इस कार्बन से निकलता है OH। एक कार्बन से H, एक कार्बन से OH। शर्त यह है कि टेम्परेचर 160 से 180 डिग्री C होना चाहिए। तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा, तो यहाँ लिख दूं मैं साइड प्रोडक्ट H2O। जब तो पानी निकल रहा, जब तो निर्जलीकरण कह रहे हैं सभी क्रिया को हम। यहाँ क्या बचेगा यूं बताओ, CH2 बचेगा, CH2, क्योंकि H निकाला ना, और बीच में क्या आ जाएगा, CH2, तो यह बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या बचेगा, CH2, क्योंकि यहाँ से OH निकल गया।
तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया है, इसका नाम तो बता दोगे आप? 2 कार्बन है एथ, डबल बॉन्ड है इन, एथीन, या फिर सामान्य नाम है इथाइलीन। क्या नाम है सामान्य नाम? इथाइलीन, या एथिलीन भी कहते हैं इसे। यदि टेम्परेचर 160 से 180 है तो एक ही अल्कोहल के अणु में से पानी निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और यदि आपका टेम्परेचर कम है, देखो C2H5OH, देखो ये भी C2H5OH था, 2 अणु ले रहा मैं, देखो C2H5 के कितने अणु लिए? 2 अणु। और यहाँ लिख दिया कि हमने जो अल्कोहल लिया है वो आधिक्य में लिया है, यानी अधिकता में लिया है। यदि आप अल्कोहल अधिकता में लोगे और उसे गर्म करोगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो 130 डिग्री सी से 140 डिग्री सी पर ही इसमें से पानी निकल जाएगा, यानी एक में से तो H निकलेगा और एक में से OH निकलेगा। अब क्या बनेगा देखो, C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5, और पानी अब भी निकलेगा। मतलब यदि आपके पास अल्कोहल कम है तो आपको 160 से 180 पे गर्म करना पड़ेगा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, फिर एक ही अणु में से निकल जाएगा क्या? पानी। और यदि आपके पास अल्कोहल अधिकता में है तो आपको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 130 से 140 पे ही गर्म करने से आपको क्या मिल जाएगा? पानी अलग हो जाएगा, और मेन प्रोडक्ट बनेगा आपका डाई इथाइल ईथर। ये बनेगा मेन प्रोडक्ट, डाई इथाइल ईथर। ठीक है बेटे, इस चीज को ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। ये दोनों मैंने जो रिएक्शन यहाँ लिखे हैं, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल के ही रिएक्शन लिखे हैं। कैसे? अल्कोहल के प्राइमरी के। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को भी समझाऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो सेकेंडरी अल्कोहल का एक एग्जांपल समझो ध्यान से। ये लिखा हुआ है CH3, फिर CH है, फिर CH2 है, और फिर CH3 है, और यहाँ जुड़ा हुआ है OH। बताओ सेकेंडरी अल्कोहल है ना? 1 2 3 4। मैं इसे, वैसे तो IUPAC में नाम लिख सकते हो आप ब्यूटेन 2ऑल, पर आपको पता है ब्यूटेन ब्यूटाइल अल्कोहल है, मैं इसे लिखूंगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या आप लिख सकते हो इसे ब्यूटेन 2ऑल। यदि IUPAC लिखना चाह रहे हो तो ब्यूटेन 2ऑल, नंबरिंग इधर से होगी ना, 1 2 2 पे आएगा OH। यदि आप इसे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हो ना, तो एक बड़ी समस्या खड़ी होती है गर्म करना कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो आपको पता है H2O निकलेगा, ये बात तो पक्की है। H2O निकलेगा, OH तो यहाँ से निकल जाएगा। अब H यहाँ से निकालना चाहिए या यहाँ से निकालना चाहिए? यही तो बात है कि H कहाँ से निकालना चाहिए। तो मैंने बेटे आपको बताया था सेट-जेफ का नियम, याद है? सेट-जेफ के नियम में बताया था कि हाइड्रोजन वहां से उठाना चाहिए जहां कम हो। हाइड्रोजन यहाँ से उठाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ से उठाओगे तो भी प्रोडक्ट तो बनेगा, बहुत कम बनेगा। तो पहले तो यहाँ से उठाओ सेट-जेफ के नियम से, H यहाँ से, OH यहाँ से, H2O तो निकाल लीजिए। तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊंगा ना मैं, इस कार्बन से इसे उठाया, इस कार्बन से H को, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो बना सेट-जेफ के नियम से। और यदि OH के साथ ये वाला H उठ जाए तो क्या बनेगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। इसका नाम क्या है बताओ? ब्यूट, दूसरे नंबर पे ना, 1 2 दूसरे पे ब्यूट 2 इन, इसका नाम क्या है? ब्यूट 1 इन। यही तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे बेटे, ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सेट-जेफ के नियम से जो प्रोडक्ट बना है वो ही मुख्य उत्पाद होगा, 80% होगा ये, और ये बनेगा मात्र 20%। ध्यान रखोगे इस चीज को, मुख्य उत्पाद वही है जो सेट-जेफ के नियम से बनता है।
ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। चलो टर्सरी अल्कोहल देख रहे, CH3C CH3 CH3OH हो गया टर्सरी अल्कोहल। तो यदि आप टर्सरी अल्कोहल पे इस रिएक्शन को करोगे, नाम तो बता दोगे इसका क्या है? इसका नाम है आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC बोलनी है क्या? IUPAC करनी तो 1 2 3 कर लो। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये IUPAC नाम है इसका। सामान्य नाम लिखने आने चाहिए जरूर। यदि आप इसे गर्म करोगे ना कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। OH के साथ कोई सा H निकाल दो, तीनों एक जैसे हैं। मान लो हम ये वाला निकाल रहे हैं, ऊपर वाला ये वाला, ये H, तो H2O निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट यहाँ तो CH2 बचेगा। CH2 यहाँ डबल बॉन्ड C और ये सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ नीचे सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग करोगे 1 2 3, ऐसे ही तो करोगे। 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल 3 कार्बन है, प्रोप PROPENE, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज बताता हूँ आपको बहुत बढ़िया, चलो नोट हेडिंग डाल के लिख रहे हैं। देखो बेटे, अल्कोहल का जो निर्जलीकरण होता है ना, अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाशीलता यदि कोई आपसे पूछता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। पता क्या ध्यान रखनी है? कि जो टर्सरी अल्कोहल होता है ना, उसका निर्जलीकरण सबसे अच्छा होता है, सबसे ज्यादा टर्सरी का, और फिर होता है सेकेंडरी का, और फिर होता है प्राइमरी का। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे अच्छा होगा, और फिर होगा सेकेंडरी का, और सबसे बेकार निर्जलीकरण होता है प्राइमरी अल्कोहल का। याद रखोगे ना? यानी कि इसका तो 100% पूरा एक ही प्रोडक्ट मिला आपको। सेकेंडरी में क्या हुआ? 2 तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर मिला आपको। ठीक है बेटे, तो ये हुए हमारे कितने हुए गुण? ये हुए हमारे 16 गुण। अब हम 17वें पे आ रहे, 10 और 5 15 16 17, 17वें रासायनिक गुण पे आ रहे। अब हमें सीखना है अल्कोहल का ऑक्सीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज। ऑक्सीकरण इंग्लिश में आप कहते हो ऑक्सीडेशन। देखो मैं एक बात बताऊंगा आपको बहुत अच्छी, पहले फिर करेंगे बाकी बात। देखो सबसे पहले तो आप एक चीज ध्यान रखो कि प्रमुख ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं, यानी कि मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। प्रमुख ऑक्सीकारक ध्यान रखिए। एक तो आप ध्यान रखोगे अम्लीय KMnO4, यानी कि KMnO4 को आपने ले रखा है अम्लीय माध्यम में, ये एक अच्छा ऑक्सीकारक है। एक बेटे क्षारीय KMnO4, यानी कि KMnO4 को आपने ले रखा है क्षारीय माध्यम में, ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। चाहे आप KMnO4 को अम्लीय माध्यम में ले लो, चाहे क्षारीय माध्यम में ले लो, और या फिर KMnO4 को आप ले लो उदासीन माध्यम में। KMnO4 तीनों माध्यम में ही आपको देता है नवजात ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन, जो दिए गए पदार्थ का क्या कर देता है? ऑक्सीकरण कर देता है। या फिर आप K2Cr2O7 को अम्लीय माध्यम में ले लो, यानी कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये भी एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या फिर आप MnO2 को ले लो अम्लीय माध्यम में, ये भी बहुत बढ़िया ऑक्सीकारक है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ध्यान रखना, वैसे तो बहुत सारे हैं इसके अलावा भी। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, और एक चीज ये ध्यान रखनी है, देख लियो जरा ध्यान से सुन लियो, कि आपके पास यदि कोई अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल,
तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन यदि आप करोगे, लिख दिया मैंने ऑक्सीकरण, ये नवजात ऑक्सीजन इनमें से कोई सा भी दे देगा। एल्कोहल का यदि आप ऑक्सीडेशन करोगे ना तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर मिलेगा कीटोन। ध्यान से समझ लियो इस चीज को कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, और एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण करोगे ना आप, इसका भी ऑक्सीडेशन यदि आप करोगे तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत काम की चीज है जो मैंने लिखी है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, और एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी का भी ऑक्सीडेशन मारोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। देखो एग्जाम्पल दूं एक, मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो आप। मान लो हमारे पास RCH2OH है, एल्कोहल है ना। यदि आप इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, ध्यान से समझियो जरा, तो ये ऑक्सीजन इस और इस हाइड्रोजन को उठा लेता है, HHO, H2O निकलता है। तो बताओ यहाँ क्या है? R है, यहाँ क्या है? C है। दो H में से एक H गया तो एक H ही तो बचा, और यहाँ क्या बचा? O, RCHO। बताओ एल्डिहाइड नहीं है क्या? RCHO क्या है? एल्डिहाइड। यदि इस एल्डिहाइड का भी आप ऑक्सीडेशन कर देते हो ये, तो ऑक्सीजन सीधा जुड़ जाएगा यहाँ आके और बनेगा RCOOH। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया? नहीं बना। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, बस ध्यान रखना है कि ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। यदि आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो ही आपको एल्डिहाइड मिलेगा। यदि 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन मिल जाएगा। ये तो पता ही है आपको क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड? CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो कई जगह लिख दिया अब तो। अच्छा स्क्रीनशॉट लो, कुछ रिएक्शन बताऊंगा इसके तुम्हें। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। जैसे आप इस रिएक्शन को देखो जरा ध्यान से, CH3CH2OH, मान लो ये है इथाइल अल्कोहल है ना। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे ना इथाइल अल्कोहल का, तो यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ से O, ये H2O साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट आएगा CH3, यहाँ क्या बचेगा? CH, और यहाँ क्या बचेगा? O। क्या बना? एसिटल्डिहाइड। क्या बना बेटे? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बना ना। इस एसिटल्डिहाइड का यदि आप ऑक्सीडेशन करोगे फिर दोबारा, तो O इसमें जुड़ जाएगा सीधा जाके, और ये बन जाएगा CH3COOH। बताओ क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से अल्कोहल से तो बना एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से बना कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जब हुआ जब आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया। क्या लिया? प्राइमरी अल्कोहल। चलो एक सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल बताता हूं आपको। CH3 CH2 CH2 CH3, यहां जुड़ा हुआ है OH। ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है। आपको बताया इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 है ना, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। तो आप इसे कह सकते हो सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। वैसे तो IUPAC में तो बोल दोगे इसका नाम पेंटेनॉल है ना, पेंटेन 2 ऑल, इधर से नंबरिंग होगी 2 पे आएगा ना। IUPAC में इसका नाम होगा पेंटेन 2 ऑल, ये होगा। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे, मान लो हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा? ऑक्सीडेशन करने में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहां से इस पे से H और इस पे से H उठेगा, ये चीज ध्यान रखियो। और ये ऑक्सीजन है HHO, H2O। प्रोडक्ट क्या आया? बस अब थोड़ा सा समझने की बारी आ गई, ध्यान से समझियो। CH3 लिख दिया मैंने, उसके बाद CH2, उसके बाद फिर CH2, फिर उसके बाद CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद CH3।
यदि इसका भी आप ऑक्सीडेशन करोगे, अब समझ लो ध्यान से बिल्कुल एकदम, कोई भी बच्चा सोने का नहीं है बिल्कुल भी। यदि इसका ऑक्सीडेशन करोगे, इसका नाम तो बता दोगे, कीटोन है, और कीटोन का नाम होता है एल्केनोन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 हैं, तो पेंटेन 2 ऑन, ये है इसका नाम, पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, पेंटेन 2 ऑन है इसका नाम। अब यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो यहां समझना पड़ेगा, जब आप किसी कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको बॉन्ड वहां से तोड़ना होता है जिधर कम कार्बन हो। देखो, इधर कार्बन 1 है, इधर कितने हैं? 3। इस कीटोन के इधर 3 है, इधर 2, 1 है। तो जिधर कम है कीटोन को उस तरफ ले जाओ, बॉन्ड यहां से टूटेगा। क्या होगा सुनो, एक तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और एक 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। H यहाँ चला जाएगा, O मिलेगा इन दोनों को ही। ऑक्सीजन जितनी जरूरत है इसे मिल जाएगा, इसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ नवजात ऑक्सीजन हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध। एक H यहाँ चला जाएगा, तो 3 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला, सीधी बात ध्यान रखो, 3 कार्बन वाला CH3 CH2 COOH, देखो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस 2 कार्बन है CH3 COOH, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मारोगे तो कीटोन बनेगा आपका। क्या बनेगा? कीटोन। देखो RCOR। और कीटोन का जब आप ऑक्सीडेशन मारोगे तो आपका जो बॉन्ड टूटेगा वो कीटोन को उस तरफ लेके जाएगा जिस तरफ कम कार्बन है। 1 कार्बन, इधर 3 थे, तो कीटोन 1 की तरफ गया, ये वाला बॉन्ड टूटा है यहाँ से। और ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला बन जाएगा। तो 2 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर बनेगा, 1 2 3। ये है प्रोपेनोइक एसिड, IUPAC लिखा बेटे, प्रोपेनोइक एसिड। और ये क्या है? 2 कार्बन है, इसे तो सीधा नाम लिख दो, एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसका सामान्य नाम लिखोगे प्रोपियोनोइक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, सामान्य नाम प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। अब यार यदि कोई बच्चा जिद पे आ जाए और यूं कह दे जी हमें तो टर्सरी का करके दिखाओ, लो फिर टर्सरी में देखना जरा क्या होगा। ये है टर्सरी। तो यदि आप टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, ये लिख दिया मैंने ऑक्सीडेशन। टर्सरी अल्कोहल है, आपको पता है, नाम तो बता दोगे? 4 कार्बन वाला टर्सरी ग्रुप, टर्सरी 4 कार्बन है, ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि H निकलने दो, एक तो H यहाँ से निकाल दो, एक कोई से वैसे मान लो इस पे से निकाल रहा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और ऑक्सीजन है ये, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इतना हिस्सा अलग हो जाएगा जहां से ये हाइड्रोजन निकला है दूसरा। 2 कार्बन वाला कीटोन और 1 कार्बन वाला कीटोन बनाना आपको। 2 कार्बन वाला, देखो ये 2 कार्बन एक तरफ, ये तो है ही, देखो 1 2, इन्हें तो मैं यूं लिख दूं, CH3 C और डबल बॉन्ड O, एक तो ये बनेगा आपका। ठीक है, और दूसरा कितने बचे यहाँ तो 1 ही कार्बन है, और 1 कार्बन वाला तो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड देखिए, 1 कार्बन वाला कार्बोनिल कंपाउंड तो ऐसा बनेगा। तो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। अब नाम बता सकते हो इसका क्या है? CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन। और इसका HCHO का क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो इनका भी तो ऑक्सीडेशन मारना पड़ेगा, भले ही कोई कीटोन और एल्डिहाइड बन रहा हो। जब आप इनका ऑक्सीडेशन मारोगे तो ये देखो 3 कार्बन, और ये कितने कार्बन है? 1। तो 3 कार्बन वाला और 1 कार्बन वाला, इस 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। 3 कार्बन क्या,
ये बॉन्ड टूटना, यहाँ से आपको पता है कि ये जो है एसीटोन ऐसा होता है ना, CH3 COCH3। तो आपको पता है कीटोन को किसी एक तरफ जाना है, या तो इधर जाएगा या तो इधर, जब दोनों तरफ ही एक एक हैं तो बराबर है। वैसे तो कीटोन उस तरफ जाता है जिधर कम कार्बन हो, यहाँ तो कार्बन दोनों तरफ बराबर है, इस तरह बना लो ना, एक तो बनेगा 2 कार्बन वाला, एक 1 कार्बन वाला, इससे भी तो एक ही कार्बन वाला बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बनने हैं इनके ऑक्सीडेशन से। ये तो कह रहा कि 1 कार्बन वाला बनेगा जी, क्योंकि ये फिलहाल क्या है, HCHO है, ऑक्सीजन जुड़ गया HCOOH बन जाएगा। और यहाँ से ये यूं कह रहा कि हाँ मैं भी एक ही कार्बन वाला बनूंगा HCOOH, और ये 2 कार्बन वाला, इसका मतलब एक तो बनेगा CH3COOH 2 कार्बन का, और एक बनेगा HCOOH 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो है एसिटिक एसिड, और ये कौन सा है, फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है। इस तरह होगा ये रिएक्शन, ठीक है बेटे, तो आपको पता होना चाहिए इसका। अच्छा, अब आगे हम 10 और 5 15 16 17 18 18वें नंबर के रासायनिक गुण पे आगे। अब हमें पढ़ना है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण को आप कह सकते हो डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन कह सकते हो, विहाइड्रोजनीकरण कह दो या डीहाइड्रोजिनेशन कह दो, एक ही बात है। हाइड्रोजन निकालनी है। मैंने आपको बहुत सारी बातें सिखा रखी हैं, फिर दोबारा से उन्हें रिपीट कर रहा, देखियो जरा ध्यान से। मैंने सिखा रखा है नंबर 1 पे, यदि आपको निकालना है पानी किसी में से तो गर्म कर दो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, नंबर 1 पहली बात। यदि आपको निकालना है HH हाइड्रोजन हैलाइड तो गर्म कर दो एल्कोहलिक KOH के साथ। नंबर 3, यदि आपको निकालनी है हाइड्रोजन गैस तो गर्म कर दो कॉपर के साथ। बताओ ये बातें सिखा रखी या नहीं? ठीक है, कई बार बताई हैं ये बातें। अब देखो विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन निकालनी है। कौन सी गैस निकालनी है? हाइड्रोजन। जब आपको हाइड्रोजन निकालनी है तो आप कॉपर के साथ ही तो गर्म करोगे। किसके साथ? कॉपर के साथ। देखो जरा, RCH2OH, यदि आप इसे गर्म कर देते हो कॉपर के साथ, ये लिख दिया कॉपर और ये लिख दिया डेल्टा, कॉपर के साथ गर्म करोगे, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, ये निकल गई हाइड्रोजन गैस। जब तो विहाइड्रोजनीकरण है इसका नाम। क्या बनेगा? RCHO, ये बनेगा RCHO। RCHO सबको पता क्या है? एल्डिहाइड है। तो यदि आपके पास 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्कोहल है तो प्राइमरी एल्कोहल से आपको मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है। यदि आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल होता, जैसे RRCHOH, मान लो सेकेंडरी एल्कोहल है, पता ही है आपको, इसकी शक्ल से ही पता चल रहा है सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल। यदि आप इसे कॉपर के साथ गर्म कर दोगे ना तो यहाँ से H यहाँ से H, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपको मिलेगा कुछ ऐसा, RCOR। बताओ क्या है ये? RCOR तो कीटोन होता है। तो सेकेंडरी एल्कोहल को यदि कॉपर के साथ गर्म करोगे हाइड्रोजन निकलेगा और बनेगा कीटोन। क्या बनेगा बेटे? कीटोन बनेगा, कीटोन। पर यहाँ एक चीज समझने वाली है, यदि आपने टर्सरी एल्कोहल ले लिया ना, चलो मैं यहाँ समझा दूं, यहाँ समझा दूं। मान लो आपने टर्सरी एल्कोहल ले लिया, CH3 C CH3 CH3, और ये टर्सरी एल्कोहल है, मैं लिख दूं यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल। यदि आप इसे कॉपर के साथ गर्म करोगे ना तो पता क्या होगा? कॉपर के साथ गर्म करने पे टर्सरी एल्कोहल की क्रियाशीलता होती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ से पता क्या होता है, यहाँ से OH और कोई सा एक H निकल जाता है। तो यहाँ निर्जलीकरण ही होगा, ध्यान रखनी है आपको ये बात। निर्जलीकरण से क्या बनेगा? ऊपर CH3, नीचे C, इधर भी CH3, और यहाँ एक इस कार्बन से OH उठा, इस कार्बन से H,
तो यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आएगा। बताओ 1 2 3 करोगे 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल, नीचे लिख दूं क्या, प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा यहाँ। यानी कि टर्सरी अल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म करोगे तो उसका निर्जलीकरण होगा। क्या होगा, निर्जलीकरण। वो विहाइड्रोजनीकरण नहीं होने का है, ठीक है। निर्जलीकरण, कभी ये क्वेश्चन ही आ जाए आपके पास कि जब प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म कर रहे तो हाइड्रोजन निकल रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहे एल्डिहाइड और कीटोन। जब आप टर्सरी अल्कोहल को गर्म कर रहे तो टर्सरी अल्कोहल को गर्म करने से आपको मिल रहा है एल्कीन। अब बच्चे सोच रहे होंगे जी ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि यदि यहाँ से H और यहाँ से H उठा लिया ना आपने, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम ये हो जाएगी, समझ में नहीं आने का कि यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, कहाँ बनाए डबल बॉन्ड, ठीक है। संयोजकता में प्रॉब्लम आएगी ना, फिर संयोजकता में प्रॉब्लम ऐसे आएगी कि यहाँ आप 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ऑक्सीजन के साथ, और यदि ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड आपने बना दिए तो यहाँ CH2 का क्या होगा, CH2 में तो कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं होने की, या तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाए। तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें कहीं स्टेबिलिटी नहीं नजर आने की, सिर्फ ये डबल बॉन्ड यानी एल्कीन बनने पे ही स्टेबिलिटी नजर आती है ऐसे केस में। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले गुण बता रहा फिर मैं आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे अब हमें पढ़ना है हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया को ध्यान से समझना। मैं प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूं, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। मैंने लिख दिया 1 डिग्री अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है। यदि आप इसका Cl2 से हैलोजन में Cl2 ले लिया, रिएक्शन कराओगे तो पहले इसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, क्या निकल जाएगा, H2O। मेन प्रोडक्ट क्या आएगा, RCH2 CHO। ये क्या आ गया बताओ, ये CHO आ गया तो इसका मतलब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और इस कार्बन से बराबर वाला जो कार्बन होता है ना, CHO के बराबर वाला, उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। यदि इसके ऊपर आप Cl2 का रिएक्शन करा दोगे ना, मान लो आपने 2 Cl2 ले लिए, तो 2 Cl और 2 H, 2 HCl निकल जाएगा, प्रोडक्ट आएगा RCCl2। देखो दोनों H की जगह 2 Cl आ गए, CHO। तो इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या आ गए, 2 Cl। इसे आप कह सकते हो अल्फा पोजीशन पे है ना, अल्फा डाइक्लोरो एल्डिहाइड, अल्फा डाइक्लोरो एल्डिहाइड बनाए यहाँ, ठीक है। अच्छा एक सेकेंडरी का भी ले लो, चलो एग्जांपल सेकेंडरी का, RCH2CH, यहाँ जुड़ा हुआ है OH और उसके आगे जुड़ा हुआ है R। लो ये सेकेंडरी है, लिख दूं यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल। यदि आप इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हो तो पहले ऑक्सीडेशन होगा, यानी H और O, H2O निकलेगा और आएगा आपके पास RCH2 C डबल बॉन्ड O R। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। और ये है अल्फा, अल्फा कार्बन ये है। यदि इसके 2Cl2 का आप रिएक्शन करा दोगे तो 2H 2Cl 2 HCl निकल जाएंगे, दोनों की जगह क्या आ जाएगा, RCCl2 C डबल बॉन्ड OR, इस तरह का प्रोडक्ट आएगा। इसका नाम आप बता सकते हो अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो क्या कहूं, कीटोन, अल्फा डाई क्लोरो कीटोन, या डेरिवेटिव, व्युत्पन्न, जो भी कुछ कहना है आपको। अच्छा नंबर 20 पे एक रासायनिक गुण और पढ़ लो, बस आप एक रासायनिक गुण और पढ़ लो। अब हम पढ़ेंगे दहन या कंबस्टन। बस दहन में तो एक छोटी सी बात यह ध्यान रखनी है कि आपके पास कोई सा भी अल्कोहल हो, उस अल्कोहल को जब आप ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे, जैसे मैंने 3/2 O2 यहाँ बैलेंस करने के लिए लिखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है, CO2 प्लस H2O, 2 बनेंगे जल के अणु, 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या
3 और 1 4। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनता है जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को या अल्कोहल को जलाते हो। अच्छा, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, बस ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि अल्कोहल के रासायनिक गुण आपके समझ में आए होंगे। और अब हमारे पास जब अल्कोहल के रासायनिक गुण हमें आ जाते हैं तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है अल्कोहल में। कल को हम पढ़ेंगे मिथाइल अल्कोहल, जिसे आप कहते हो मीथेनॉल। ठीक है बेटे, अब वो आपको बहुत आसान लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।